हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के दिसंबर शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चंस हुए थे उनके आज हम यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस विदाउट एनी डिले एंड लेट्स सी द क्वेश्चंस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि यहाँ पर बोला जा रहा है ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओवर वाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय एंड रिमूव्ड बाय। ओवर वाइंडिंग जो होती है डीएनए की, यानी कि डीएनए जो है वो किस में जा चुका है, डीएनए जो है वो सुपर कॉइलिंग में जा चुका है। तो ये जो होता है सुपर कॉइलिंग किस रीजन की वजह से होती है और उसको रिमूव कौन करता है। कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है नॉर्मल, अब इसमें इस तरीके की समझो यहाँ पर क्या होने लग गई है, सुपर कॉइलिंग होने लग गई है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाता कौन है और रिमूव कौन करता है, सिर्फ इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। सो अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले प्राइमेज का काम होता है प्राइमर को ऐड करना। ये तो कतई ही यहाँ पर कर ही नहीं सकता है ओवर वाइंडिंग, क्योंकि इसका तो काम होता है बस आरएनए प्राइमर ऐड कर देना और चले जाना। तो प्राइमेज तो यहाँ पर हो ही नहीं सकता है, ना फर्स्ट ऑप्शन होगा ना सेकेंड ऑप्शन होगा। अब थर्ड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में दोनों में हेलिकेज है। हमें पता है हेलिकेज का काम होता है अनवाइंड करना डीएनए को, और अनवाइंड वो जैसे जैसे यहाँ पे करता जाएगा, जिस तरफ भी अनवाइंड कर रहा है पीछे की तरफ डीएनए जो है वो इकट्ठा होता जाएगा, सुपर कॉइल होता जाएगा। तो ये तो सही है। ऑप्शन है गाइरेज या डीएनए पॉलीमरेज, कौन सा यहाँ पर ओवर वाइंडिंग को रिमूव करेगा। सो ऑब्वियस सी बात है डीएनए पॉलीमरेज तो करेगा ही नहीं रिमूव। डीएनए पॉलीमरेज का तो काम होता है कि न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ऐड करना। डीएनए पॉलीमरेज बोलेगा भाई मेरा क्या ही काम है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली सी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट विदाउट एनी डाउट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के ऊपर। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो है इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा पहले जान ले तो देखिए रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन जो होती है वो बेसिकली किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, यहाँ पर फाज 174 में यहाँ पर ये बेसिकली प्रेजेंट होती है। इनके पास बेसिकली क्या होता है, इनके पास बेसिकली यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होती हैं। इनके पास एक स्ट्रैंड होता है जिसको हम पॉजिटिव स्ट्रैंड यहाँ पर कहते हैं। ये पॉजिटिव स्ट्रैंड को यूज करके पहले क्या करती हैं, एक और स्ट्रैंड बनाती हैं जिसको हम नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं, और इस नेगेटिव स्ट्रैंड को यूज करके हम ढेर सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए बनाते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक और हम यहाँ पे क्या बनाते रहेंगे, पॉजिटिव स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हम करते रहेंगे। सो बेसिकली रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन किसका पार्ट होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है दैट इज फाज 174 के पास ये जो होता है, इसमें यहाँ पर ये बेसिकली होता है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो बोल रहा है इट अकर्स यूनिडायरेक्शनली विद ओनली वन रेप्लिकेशन फॉर्क, कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है और एक ही रेप्लिकेशन फॉर्क इस चीज में मौजूद होता है। अगर हम इस चीज को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ यही वाला जो स्ट्रैंड है इसी तरफ यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर रेप्लिकेशन कंटिन्यू चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होती है और रेप्लिकेशन फॉर्क भी सिर्फ एक ही होता है, जिस तरफ से यहाँ पर डीएनए को खोला जा रहा है और रेप्लिकेशन करवाई जा रही है। सो ए ऑप्शन तो यहाँ पे पक्का सही है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन जैसे ही सही होगा, मैं इसको कट कर देती हूँ, इसको कट कर देती हूँ, इससे मुझे पता चल गया मेरा बी ऑप्शन नहीं हो सकता और ई ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में कह रहा है कि फाज यूजेस दिस मैकेनिज्म टू रेप्लिकेट डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर जीनोम। अभी हमने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है ये बेसिकली सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का बना होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रेप्लिकेट करता है, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। E. coli utilizes this mechanism to replicate its double stranded DNA। देखो E. coli में जो रेप्लिकेशन होता है उसको हम थीटा रेप्लिकेशन कहते हैं, वो रेप्लिकेशन बिल्कुल अलग होता है रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन से, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है सरासर गलत हो जाएगा। In lambda the progeny may range several genomes long before it is packed। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है, लैम्डा फाज की बात चल रही है। सो लैम्डा फाज में अगर हम यहाँ पर देखें तो लैम्डा फाज में किस तरीके से रेप्लिकेशन होती है, ध्यान से देखिएगा इसके थ्रू। यहाँ पर इस तरीके से एक स्ट्रैंड है, यहाँ पर लैम्डा फाज में क्या किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से रेप्लिकेशन चल रही है, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये रेप्लिकेशन कर रहे हैं।
अब लैम्डा फाज में यहाँ पर क्या किया जाएगा, लैम्डा फाज में एक एक करके एक एक ऐसे रेप्लिकेशन करके बहुत सारे पहले तो स्ट्रैंड्स बना लिए जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट कर लिए। एक बार जब बहुत सारे स्ट्रैंड्स रेप्लिकेट हो जाते हैं फिर इनको कट कर दिया जाता है और कट करके फिर इनको पैक कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन में ये जो बात कह रहे हैं यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि लैम्डा फाज के अंदर बहुत सारे आप स्ट्रैंड्स बना लोगे और फिर उसके बाद आप यहाँ पर उनको कट करके अलग अलग पैक करोगे। सो डी ऑप्शन भी सही है। लैगिंग स्ट्रैंड इज नॉट सिंथेसाइज्ड, नॉट फॉर्म्ड इन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन, ये बात भी गलत है। अगर हम यहाँ पर लैम्डा फाज में देखिए तो लैम्डा फाज में क्या होता है, लैम्डा फाज में इस तरीके से रेप्लिकेशन चल रही है। यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रैंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरफ भी रेप्लिकेशन चलती है और ये वाली जो रेप्लिकेशन होती है कौन सी रेप्लिकेशन है, लैगिंग स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें लैम्डा फाज में, अगर हम देखें रोलिंग सर्कल जो होता है उसमें यहाँ पर लीडिंग स्ट्रैंड भी बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड भी बनता है। और ये इन जनरल अगर हम यहाँ से हमसे पूछ रहे हैं कि रोलिंग सर्कल जो है उसमें लैगिंग स्ट्रैंड नहीं बनता है तो ये गलत बात है। सो लैम्डा फाज जो है वो अपने जीनोम का रेप्लिकेशन करवाता है इसके थ्रू। लैम्डा फाज इज अ डबल स्ट्रैंडेड जिसमें रोलिंग सर्कल होती है। अगर हम यहाँ पर 5174 फाज के बारे में देखें तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और वो भी इसी प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेशन कराता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेफिनेटली यहाँ पर बी ऑप्शन, ए एंड डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका बेसिकली आ गया है रिपेयर सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, रिपेयर सिस्टम से आपसे पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पर आप रेप्लिकेशन करा रहे हैं और बेस एक्सीशन रिपेयर रेप्लिकेशन करा रहे हैं। तो इनमें से कौन से ऊपर जो पैरामीटर्स है वो आप यूज करते हो। देखो बेस एक्सीशन रिपेयर का मतलब क्या होता है, इसमें अगर आपका कोई एक न्यूक्लियोटाइड गलत अटैच हो गया है तो आप सिर्फ उस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करते हो, आप यहाँ पर बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं हिलाते। कहने का मतलब है, आइए देखते हैं। समझो यहाँ पर यूरेसिल है, यूरेसिल एक गलत नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे आ चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करवाना होगा। अब मैं इस न्यूक्लियोटाइड को रिमूव कैसे करूंगी, सबसे पहले मैं ग्लाइकोसाइलेज को बुलाऊंगी जो कि शुगर और मेरा जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड प्रेजेंट है उसको तोड़ेगा और यहाँ पर ये जो यूरेसिल है उसको अलग कर देगा। अब इस कंडीशन में मेरे पास स्टिल अगर हम यहाँ पे देखें एक न्यूक्लियोटाइड किन चीजों का बना होता है, तीन चीजों का बना होता है, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस। अभी तक मैंने सिर्फ नाइट्रोजनस बेस निकाला है, ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम को बुला के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को तोड़कर मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस निकाला। मुझे ये दोनों चीजें भी निकालनी है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं बुलाती हूँ एक एपी एंडोन्यूक्लियस को, जो कि यहाँ पर क्या करेगा, इसके फॉस्फेट और इसके OH के बीच में जो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको तोड़ देगा। एक और एंजाइम आएगा जिसको हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, जो इस शुगर के OH को इस फॉस्फेट के साथ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको कट कर देगा और इस पूरे न्यूक्लियोटाइड को निकाल देगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एक गैप बन गया जिसको डीएनए पॉलीमरेज आके फिल कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज बना के फिल कर देगा। इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें तो टोपो आइसोमरेज 2 की एक्टिविटी तो कहीं पे आती नहीं है, वो तो सुपर कॉइलिंग के लिए, उसको हम यहाँ पे लाके क्या करें, एपी एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल आएगा जब मुझे शुगर और फॉस्फेट को निकालना है। म्यूट एस और म्यूट एल जो होता है वो बेसिकली मिसमैच रिपेयर का पार्ट होता है, तो वो यहाँ पर क्यों ही आएगा, उसका क्या ही काम। यहाँ पर ए नहीं हो सकता, यहाँ पर सी नहीं हो सकता, यहाँ पर ए नहीं हो सकता, इससे मैं कंफर्म हो गई कि मेरा बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरे को यहाँ पे डीएनए ग्लाइकोसाइलेज चाहिए और फाइनली डीएनए लाइगेज तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लास्ट जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है लास्ट, उसको बनाने का काम हर एक बार डीएनए लाइगेज के सर पे ही आता है। सो यहाँ पे डेफिनेटली बी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई डाउट ही नहीं है इसमें कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सो ये रिपेयर सिस्टम से बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसे इनडायरेक्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे चले तो पूछ रहा है आरएनए पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस करता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है आरएनए पॉलीमरेज की।
आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन को विदाउट एनी प्राइमर। बिल्कुल सही बात है। अगर हम यहाँ पे देखें डीएनए पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत होती है, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज बोलता है भाई मेरे को क्या ही जरूरत प्राइमर की, इसको कोई प्राइमर नहीं चाहिए होता। ए ऑप्शन पक्का सही है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट कर सकता है आरएनए की सिंथेसिस फ्रॉम अ डिफाइंड रीजन ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही बात है। प्रमोटर हिस्सा होता है, उसके आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होती है, जहां से बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत की जाती है। फोर्थ ऑप्शन भी सही है। इन यूकैरियोट्स आरएनए दैट एनकोड राइबोसोमल प्रोटीन्स ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम आरएनए पॉलीमरेज 2। देखो अगर हम यहाँ पर देखें यूकैरियोट्स के पास बेसिकली 3 आरएनए पॉलीमरेज मेन होते हैं, 1 2 3। ये तीनों के तीनों अपने अपने जो आरएनए उनको कोड करते हैं। इसको आप याद रख सकते हो रागिनी में 13 से, रागिनी आरआरएनए, एमआरएनए में टीआरएनए 13। इनमें से अगर हम यहाँ पे देखें एमआरएनए जो होता है इसका बेसिकली काम होता है प्रोटीन्स की सिंथेसिस करना, और यहाँ पर राइबोसोमल प्रोटीन्स के बारे में ही बात करी जा रही है। तो यानी कि ये जानना चाहते हैं कि एमआरएनए कौन से पॉलीमरेज से कोड होता है और एमआरएनए पॉलीमरेज 2 से एनकोड होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहां पर गलत कौन सा स्टेटमेंट होगा? यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा कि आरएनए पॉलीमरेज जो है उसकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी डीएनए पॉलीमरेज की होती है। ना ही तो उनके पास कोई प्रूफ रीडिंग एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है आरएनए पॉलीमरेज के पास, ना ही उनमें हाई फिडेलिटी होती है। यानी कि वो यहाँ पर जो है उनके पास ना ही तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है, ना ही वो इतने सही न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर सकते हैं। अगर हम डीएनए पॉलीमरेज से कंपेयर करें, डीएनए पॉलीमरेज हर 10 टू द पावर 10 न्यूक्लियोटाइड में एक गलती करता है, और आरएनए पॉलीमरेज हर 10 टू द पावर 4 न्यूक्लियोटाइड में एक गलती कर देता है। सो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पे ज्यादा गलतियां कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज के कंपैरेटिवली, और दूसरी चीज ना ही उसके पास ऐसा कोई एंडोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड। किसके ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में जो टर्मिनेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और एक हो सकता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। यहां पर रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन की बात चल रही है तो हम उसे ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन होती है? देखिए समझे, यहाँ पर एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट है। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आप आरएनए बना रहे थे। अब ये जो आरएनए है इसकी सिंथेसिस बहुत हो गई, हमें लग रहा है इसको टर्मिनेट करने का टाइम आ गया। इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीएनए है उसका जो सा स्ट्रैंड एमआरएनए को बना रहे हैं उसके पास प्रेजेंट होते हैं पॉली ए। ये जो पॉली ए है वो डीएनए पे प्रेजेंट है, इसको पढ़कर एमआरएनए पे क्या बनेगा? पॉली यू बनेगा, यू 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 बनेगा। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से पेयर कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए से ही तो आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पर डीएनए पे ए प्रेजेंट है और यहाँ पर जो नया एमआरएनए उसके पास यू 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 सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो ये दोनों अभी पेयर कर रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो एमआरएनए है उसके जस्ट आगे जो थोड़ा सा हिस्सा है वो पैलिंड्रोमिक हिस्सा है। पैलिंड्रोमिक हिस्से का मतलब कि एमआरएनए में यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वो सामने वाले के हिस्से के साथ क्या पेयर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो ये वाला यहाँ पर जो हिस्सा है वो क्या करेगा? इसके साथ यहाँ पर पेयर कर लेगा। पेयर करके क्या बना लिया? एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लिया, विद इन एमआरएनए ही बना है। अब ये जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना है इसकी वजह से क्या होगी? टेंशन जनरेट होगी। इस टेंशन की वजह से, इस मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से यहाँ पर ये जो एमआरएनए है वो इस पॉली ए जो यहाँ पर डीएनए पे प्रेजेंट है इसके साथ जो बॉन्डिंग है उसको तोड़ देगा और यहाँ से एमआरएनए जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस जनरेट हुआ है, मैकेनिकल स्ट्रेस क्यों जनरेट हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टेम लूप स्ट्रक्चर बन गया, दूसरी तरफ यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को पेयर कर रखा है, तो दोनों तरफ से यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है। वो वहां से भी पेयर्ड है, यहाँ से भी पेयर्ड है, तो खींचातानी हो रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पॉली यू है वो पॉली ए को तोड़ देगा, उसके साथ जो बॉन्ड है वो तोड़ देगा और ये निकल जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कह रखा है? यहाँ पर इन्होंने अलग अलग मॉडिफिकेशन बना रखी है। जैसे कि आप डी ऑप्शन को देखिएगा,
द सीक्वेंस दैट जनरेट्स द पेयर्ड स्टेम वर अल्टर्ड टू डिसरप्ट पेयरिंग, फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनसेटरी म्यूटेशन टू रीस्टोर पेयरिंग। कह रहा है कि जो आप एमआरएनए बना रहे थे डीएनए से, उसमें इन्होंने पहले क्या किया, ये जो एमआरएनए में इस तरीके से पेयरिंग देखी जाती है, वो पेयरिंग ना होने के लिए उन्होंने यहाँ पर कुछ म्यूटेशंस लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या नहीं हो पाएगी, पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अगर पेयरिंग नहीं हुई तो यहाँ पर टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेंशन जनरेट नहीं होगी। लेकिन उसके तुरंत 1 सेकेंड बाद इन्होंने बोला है कि इन्होंने लेकिन फिर से म्यूटेशन करी, जिसकी वजह से यहाँ पर अब ये फिर से एक दूसरे से पेयर कर पा रहे हैं। अगर ये फिर से एक दूसरे से पेयर कर पा रहे हैं तो टेंशन जनरेट होगी, और यहां पर ये जो एमआरएनए इसका टर्मिनेशन हो जाएगा सिंथेसिस का। सो इस कंडीशन में अगर मैं डी ऑप्शन में देखूं तो मेरा एमआरएनए ज्यादा बड़ा लंबा नहीं होगा, छोटा ही एमआरएनए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन को हमने टर्मिनेट करवा दिया है, म्यूटेशन करवा के। दूसरी जो हमने म्यूटेशन करवाई उसकी वजह से एमआरएनए में स्ट्रेस जनरेट हुआ, और जिसकी वजह से एमआरएनए के ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो गया। सो यहाँ पर इस कंडीशन में मुझे बहुत बड़ा एमआरएनए नहीं मिलेगा, शॉर्ट ही एमआरएनए मिलेगा। तो इस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट मतलब एमआरएनए मिलेगा। सो डी ऑप्शन में शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट सिर्फ इसी ऑप्शन में दिया है, तो यहां पर डेफिनेटली डी ऑप्शन विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। वही बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में यहाँ पे बोला है द सीक्वेंस दैट जनरेट्स द पेयर्ड स्टेम वर अल्टर्ड टू डिसरप्ट पेयरिंग। इसमें हमने पहले वाला स्टेप भी किया कि हमने यहाँ पर जो है इनकी पेयरिंग नहीं होने दी। अगर हमने इन दोनों की पेयरिंग होने नहीं दी तो इस कंडीशन में टेंशन जनरेट नहीं होगा। अगर यहाँ पर टेंशन जनरेट नहीं हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डेफिनेटली टर्मिनेशन नहीं होगी। टर्मिनेशन एमआरएनए की सिंथेसिस की नहीं होगी तो लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। तो इस कंडीशन में सी ऑप्शन में लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट बनेगा। ऐसे यहां पर इन्होंने ऊपर वाले में भी दोनों ऐसी मॉडिफिकेशन की कि जिसकी वजह से यहां पर ये जो यू 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 है वो बनेगा ही नहीं, या फिर वो ए से पेयर ही नहीं करेगा। दोनों ही कंडीशन में दिक्कत आएगी। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम यहाँ पर बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन्होंने ए सीक्वेंस वर ट्रांसफर टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब इन्होंने यहाँ पर किसको ऐड कर दिया, इन्होंने यहाँ पर ए की जगह किसको ऐड कर दिया, टी को ऐड कर दिया। अब टी तो यहाँ पर किससे बाइंड नहीं करेगा, यू से बाइंड नहीं करेगा, तो उसकी वजह से भी टेंशन जनरेट नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने की वजह से एबीसी में लॉन्ग ट्रांसक्रिप्ट बनेगा, क्योंकि एबीसी में टेंशन कहीं ना कहीं जनरेट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से टर्मिनेशन टाइम पे नहीं हो रहा है, तो एमआरएनए ज्यादा लंबा बन रहा है। और सी ऑप्शन में जो है टर्मिनेशन हो रही है तो एमआरएनए छोटा बन रहा है, तो शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे एमआरएनए स्प्लाइसिंग के ऊपर बोल रहा है। एमआरएनए स्प्लाइसिंग का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर इंट्रॉन प्रेजेंट है, इस इंट्रॉन को आप निकाल रहे हो ताकि ये जो दोनों एक्सॉन है एक आरएनए के, इनको जोड़कर आप एमआरएनए बना सको। अब इस कंडीशन में बोल रहा है कि इन्वॉल्वमेंट वेयर एक्टिंग ब्रांच पॉइंट प्रेजेंट नियर द 3' एंड ऑफ ईच एक्सॉन इज एसेंशियल फॉर स्प्लाइसिंग। अगर हम यहाँ पे देखिए, स्प्लाइसिंग के टाइम पे एक ब्रांच पॉइंट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ ब्रांच पॉइंट। लेकिन ये ब्रांच पॉइंट जो होता है वो इंट्रॉन में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हरा कलर है, लाइट ग्रीन कलर है, ये इंट्रॉन है। तो ये बेसिकली इंट्रॉन में प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पर ये जो बात बताई गई कि इट इज प्रेजेंट नियर एंड ऑफ ईच एक्सॉन। एंड ऑफ ईच एक्सॉन तो हो ही नहीं सकता, ईच एक्सॉन का एंड यहाँ पर है, ये हमारा ब्रांच पॉइंट यहाँ पर इंट्रॉन में है, कितना दूर है। सो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ए ऑप्शन तो कंप्लीटली गलत हो गया, तो मैं इसको तो काट देती हूं। अब मेरे पास बचे बी सी डी ई। द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग 2' OH of the conserved U at the branch site act as a nucleophile to attack the phosphoryl group of the conserved G in the 5' splice site। क्या कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि इस तरीके से जो यहाँ पर ब्रांच पॉइंट है इस पे यूरेसिल प्रेजेंट है, जिसके पास 2' पे OH है। ये जो 2' पे OH है इसके पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट ग्वानिन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं।
लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर यूरेसिल नहीं करता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, एडेनिन करता है। जो एडिनोसाइन है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। एडिनोसाइन का सेकेंड प्राइम OH न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। इन्होंने ये जो बात कही कि यूरेसिल अटैक करता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जैसे ही बी भी गलत हुआ तो यहां से मैंने इसको कट कर दिया, यहां से मैंने इसको कट कर दिया, मेरा बी ऑप्शन जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। यहां पर मेरा बी ऑप्शन सही हो गया। आइए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। द न्यूली लिबरेटेड इंट्रॉन अडैप्ट्स शेप ऑफ अ लैरिएट ड्यू टू ज्वाइनिंग ऑफ 5' एंड ऑफ इंट्रॉन टू द ब्रांच पॉइंट। अगर हम यहां पर देखें, इस तरीके से मेरा इंट्रॉन निकलता है और इस स्ट्रक्चर को लैरिएट कहते हैं, जिसमें ये जो इंट्रॉन का 5' एंड है, इसने यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रखी है ब्रांच पॉइंट से और लैरिएट स्ट्रक्चर बना रखा है। सो यहाँ पर सी ऑप्शन तो कंफर्म सही हो गया। ड्यूरिंग द स्प्लाइसिंग देयर इज नो नेट गेन इन द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स होती है, तो कोई नेट गेन सा नहीं होता है। PRP22 is required for stripping the spliced mRNA from spliceosome। ये जो हम जितनी भी स्प्लाइसिंग करते हैं, इसमें हमें बहुत सारे प्रोटीन्स लगते हैं। इन प्रोटीन्स को हम स्प्लाइसोसोम कहते हैं। अब इसमें यहाँ पर जब मेरे mRNA की स्प्लाइसिंग हो जाएगी तो मुझे स्प्लाइसोसोम से इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए डेफिनेटली PRP22 मुझे हेल्प करता है इस चीज में। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर tmRNA के बारे में बोल रहा है कि क्या करेक्ट नहीं होता। पर पहले हमें tmRNA तो पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। tmRNA होता है tRNA प्लस mRNA। इसका रोल कब आता है कि फॉर एग्जाम्पल एक mRNA था, उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो यहाँ पर बैठ के क्या कर रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है। अब यहाँ पर गलती से ये mRNA जो है वो किसी भी रीजन की वजह से समझिए ब्रेक हो गया। अब यहाँ पर अगर आपको ट्रांसलेशन को स्टॉप करवाना है तो उसके लिए स्टॉप कोडोन चाहिए होते हैं, लेकिन mRNA के बीच में टूटने की वजह से अब स्टॉप कोडोन नहीं है। तो अब ये जो राइबोसोम है ये इस mRNA पे, टूटे हुए mRNA पे अटक चुका है। और हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मशीनरी है राइबोसोम, इसको हम यूं ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे आजाद करवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम इस tmRNA को लेकर आते हैं, जिसके पास यहाँ पर tRNA जैसा स्ट्रक्चर भी है और mRNA जैसा स्ट्रक्चर भी है, जहां पर इसके पास ये खुद का अमाइनो एसिड भी लेकर आता है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो mRNA इसके पास तो कुछ है ही नहीं, स्टॉप कोडोन वगैरह, तो इस कंडीशन में ये तो कुछ कर नहीं सकता। तो इस कंडीशन में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में बेसिकली हम ये जो tmRNA का mRNA वाला पार्ट है, इसके न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करेंगे और ये जो हमारी प्रोटीन की चेन है इसके ऊपर और अमाइनो एसिड्स ऐड करते जाएंगे। कैसे रीड करके, tmRNA के mRNA को रीड करके। आफ्टर अ पॉइंट tmRNA का स्टॉप कोडोन आ जाएगा और ये जो प्रोटीन है इसको रिलीज कर दिया जाएगा, जो राइबोसोम है उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में जो प्रोटीन है उसको डिग्रेड कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन के पीछे हमने एलेनिन लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो सेम न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। सेम न्यूक्लियोटाइड यानी कि सेम कोडोन प्रेजेंट है, ये सारे एलेनिन को कोड कर रहे हैं। तो हमने इस प्रोटीन के सी टर्मिनल पे एलेनिन अमाइनो एसिड लगा दिया है, जो कि मैसेज है कि इस प्रोटीन को अब आप डिग्रेड कर दो, ये प्रोटीन किसी काम का अब है नहीं। तो हम इस कंडीशन में इस प्रोटीन को डिग्रेड कर देंगे। तो ये हमने किया क्यों, ये हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि हम इस राइबोसोम को फ्री कर सके। जैसे ही स्टॉप कोडोन आएगा राइबोसोम अलग हो जाएगा, प्रोटीन अलग हो जाएगा, सब अलग हो जाएंगे। सो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि रिसाइकल करता है स्टॉल्ड राइबोसोम को, जो राइबोसोम अटका हुआ है उसको निकालता है। रिलीज करता है डिफेक्टिव या फिर ट्रंकेटेड mRNA को, टूटे हुए या जो डिफेक्टिव mRNA उसको भी निकालता है। एडिशन करता है प्रोटियोलाइसिस इंड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक टर्मिनस ऑफ अनफिनिश्ड प्रोटीन, कि जो प्रोटीन है उसके सी टर्मिनल पे कुछ अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस ऐड कर देता है, जो इस प्रोटीन के लिए मैसेज होता है कि तुम जाके डिग्रेड हो जाओ। तो वो भी हमने यहाँ पर किया था एलेनिन ऐड करके। एडिशन ऑफ अ स्टॉप कोडोन एट 3' एंड ऑफ द डिफेक्टिव एंड और ट्रंकेटेड mRNA।
हमने जो mRNA हमारा टूटा हुआ है उस पे हमने कोई स्टॉप कोडोन ऐड नहीं किया था, नया tmRNA लाया था जिसके ऊपर स्टॉप कोडोन था, लेकिन जो ऑलरेडी mRNA प्रेजेंट है उसके ऊपर हमने कोई स्टॉप कोडोन ऐड नहीं किया था। बिल्कुल गलत बात है। सो ए ऑप्शन जैसे ही गलत हुआ, मेरा ए ऑप्शन जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पी बॉडीज के बारे में जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। देखो पी बॉडीज क्या होती हैं? पी बॉडीज ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यहाँ पर क्या करते हैं, कोई अगर mRNA प्रेजेंट है तो उसको यहाँ पर डिग्रेड करते हैं और उसको ट्रांसलेशनल को रिप्रेशन करते हैं, क्योंकि हमें पता है mRNA का काम होता है ट्रांसलेशन करना, तो इसका हम ट्रांसलेशन रिप्रेशन करेंगे और mRNA को हम यहाँ पे डिग्रेड करवाएंगे। ये जो पी एलिमेंट होते हैं, पी बॉडीज होते हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली इसकी 5 प्राइम पे स्प्लाइसिंग करते हैं, जो इसकी 5 प्राइम पे कैप है उसको निकाल देते हैं, जो इसकी 3 प्राइम पे पॉली ए टेल है उसको भी निकाल देते हैं। तो यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन जो है उसको निकाल दिया जाता है, डी मतलब निकाल दिया गया, कैपिंग को निकाल दिया जाता है और mRNA को डिग्रेड कर दिया जाता है। सो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि आप समझे कि आपके पास कोई इक्वलाई है, वो म्यूटेट हो चुका है। म्यूटेट ये हो चुका है कि वो 42 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं कर पा रहा, लेकिन 30 डिग्री सेल्सियस पे काम कर पा रहा है, मतलब ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर पा रहा, कम टेम्परेचर पे काम कर पा रहा है। सो हाउ इज इट दिस पॉसिबल? कौन सा म्यूटेशन है? तो ये जो म्यूटेशन है बेसिकली मिससेंस म्यूटेशन होता है। जिस म्यूटेशन पे अगर आप हाई टेम्परेचर पे काम करवा रहे हो तो उस कंडीशन में मिस फोल्डिंग हो जाती है, प्रोटीन अच्छे से फोल्डेड नहीं रहता। लेकिन अगर आप लो या फिर नॉर्मल टेम्परेचर में काम करवा रहे हो तो उस कंडीशन पे यहाँ पर वो अच्छे से प्रोटीन फोल्डेड होता है और काम कर पाता है। सो ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल होता है? मिस सेंस म्यूटेशन का ये बेसिकली एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ट्रांसलेशन से रिलेटेड पूछ रहा है। ट्रांसलेशन के आपको कुछ पॉइंटर्स दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहला है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 facilitates the correct recognition and binding of ribosomal subunit। देखो इनिशिएशन फैक्टर 2 का बेसिकली काम होता है टीआरएनए को लेके आना, फर्स्ट टीआरएनए को लेकर आता है। तो फर्स्ट टीआरएनए कहाँ बाइंड करेगा? स्मॉल राइबोसोमल सबयूनिट से, वो देखता है। वो लार्ज सबयूनिट कहाँ आएगा, कैसे आएगा, उससे उसको मतलब नहीं है। सो ए ऑप्शन तो पक्का गलत हो गया, इसको काट दो, इसको काट दो। इससे मुझे पता चल गया ई ऑप्शन तो पक्का करेक्ट है। ये जो EIF6 होता है वो 60 राइबोसोमल सबयूनिट से बाइंड करता है और ब्लॉक करता है एसोसिएशन ऑफ 60 एंड 40S सबयूनिट को। ये बिल्कुल सही बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जो EIF6 है वो यहाँ पर 60S सबयूनिट से बाइंड हो रखा है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, और ये यहाँ पर 40S से इस 60S को बाइंड नहीं करने देगा, यानी कि लार्ज सबयूनिट को स्मॉल सबयूनिट ऑफ राइबोसोम से बाइंड नहीं करने देगा। अगर इन्हें इन दोनों से बाइंड करना है तो इन्हें EIF6 को निकालना पड़ेगा। सो मुझे ये पता चल गया ई इज पक्का करेक्ट, ए इज पक्का रॉन्ग। अब बी से डी का कॉम्पिटिशन है, इससे मुझे ये भी कंफर्म हो गया कि बी पक्का सही है। The initiation factor 2B activates initiation factor 2 by replacing its GDP to GTP। अगर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर को टीआरएनए को लाना है तो उसके लिए उसके पास जीटीपी होना चाहिए, और इसको जीटीपी देने में कौन मदद करता है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B। ये कहानी भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कोई दोहराई नहीं है इसमें। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो EIF2 जो है उसके पास जीटीपी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है और उसके पास जीटीपी मॉलिक्यूल देने में कौन मदद करता है? 2B। The eukaryotic initiation factor 3 binds to 60S subunit and inhibits the association with 40S। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो इनिशिएशन फैक्टर 3 होता है वो राइबोसोम के लार्ज सबयूनिट और स्मॉल सबयूनिट को एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं होने देता, मतलब एसोसिएट नहीं होने देता। लेकिन यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 60S सबयूनिट से आके बाइंड नहीं करता, 40S सबयूनिट स्मॉलर सबयूनिट से आके बाइंड करता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है सी ऑप्शन गलत हो गया, जैसे ही सी गलत हो गया मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर प्रमोट करता है बाइंडिंग बिटवीन 60S सबयूनिट एंड द 48S कॉम्प्लेक्स।
ये जो है 48X कॉम्प्लेक्स है और इसकी बाइंडिंग में यहाँ पर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5 बिल्कुल मदद करता है, डेफिनेटली यहाँ पे मदद करता है। जीटीपी की हाइड्रोलाइसिस करके इन दोनों को साथ में लेके आता है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो बी डी ई ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सीएसआर एकदम ध्यान से क्वेश्चंस को दे रहा है, सोच समझ के यहाँ पे वो क्वेश्चंस को दे रहा है, ताकि अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली गलत कर दोगे। तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है कि एक बैक्टीरिया है जिसके पास एक ऑपेरॉन है जो कि इस सेल को आयरन के खिलाफ टॉलरेट बना रहा है, मतलब आयरन के खिलाफ अगर आयरन हाई कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रेजेंट होगा तो कैपेबल बना रहा है सेल को टॉलरेट करने के लिए, और सेल जो है इसकी प्रेजेंस में भी ग्रो कर पाए। यानी कि इस ऑपेरॉन के पास, ये जो आयरन ऑपेरॉन है इसके पास यहाँ पर कुछ जीन्स प्रेजेंट है जो इस सेल को आयरन की इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन में भी टॉलरेटेड बना रहे हैं। अगर आपको इस ऑपेरॉन की एफिशिएंट फंक्शनिंग करवानी है तो आपको एक डिजायरेबल फीचर्स चाहिए। अब ये डिजायरेबल फीचर क्या होंगे, देखिए ये ऑपेरॉन क्या कर रहा है, आयरन की अगर इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन है तो उसमें सेल को टॉलरेट बना रहा है इस आयरन के खिलाफ। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ऑपेरॉन का ऑन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आयरन हाई अमाउंट में प्रेजेंट हो। अब ऑपेरॉन को ऑन करने के दो तरीके हैं, या तो उसका रिप्रेसर उस टाइम पे काम ना कर रहा हो या फिर उसका एक्टिवेटर उस टाइम पे काम कर रहा हो। कब काम कर रहा हो, जब आयरन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इस ऑपेरॉन की जरूरत है। अब अगर ये रिप्रेसर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिवली अगर हमेशा एक्टिव रहेगा तो इस कंडीशन में तो मेरा ऑपेरॉन जो है वो ऑफ रहेगा। तो ये तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑन होने का मतलब है कि रिप्रेसर हर वक्त ऑन है, वो ऑपेरॉन को ऑफ रख रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। रिप्रेसर प्रोटीन आयरन के प्रेजेंस में अगर एक्टिव रहेगा तो वो 1 सेकेंड जब आयरन ज्यादा है तो रिप्रेसर एक्टिव होगा, मेरे ऑपेरॉन को ऑफ रखेगा। एक्टिवेटर एक्टिव है जब यहां पर वो आयरन से बाउंड नहीं है। आयरन से बाउंड नहीं है तब एक्टिव होने का क्या फायदा, जब आयरन ज्यादा है तब वो एक्टिव रहे तो मतलब है, ये भी किसी फायदे का नहीं हुआ। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव है जब वो बाउंड है आयरन की प्रेजेंस में, ये बिल्कुल सही है कि जब आयरन ज्यादा है तब रिप्रेसर एक्टिव नहीं रहेगा, रिप्रेसर इनएक्टिव रहेगा। रिप्रेसर इनएक्टिव तो मेरा ऑपेरॉन एक्टिव, मेरा ऑपेरॉन एक्टिव तो वो मेरे सेल को ग्रोथ करवाएगा, मेरे सेल को जो है उसकी ग्रोथ को कैपेबल बनाएगा, और जो आयरन यहाँ पे प्रेजेंट है उसके खिलाफ यहाँ पर टॉलरेट लेवल लेकर आएगा। सो ये सारे हमारे आज के क्वेश्चंस थे गाइस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के। अगर आपको मेरे साथ बंसल बायोलॉजी ऐप पे पढ़ना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप हमारी बंसल बायोलॉजी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या www.bansalbiology.com पे विजिट कर सकते हैं, और आप हमारे साथ आके PhD एंट्रेंसेस और MSc एंट्रेंसेस की तैयारी कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।